ये एनिमे बड़ा मजेदार है। इसमें कहानी तो है पर शायद बड़े बड़े रीजंस के चलते तुम्हारा कहानी पर फोकस ही ना जाए। ये ताकेरू नाम की एक ऐसे लड़की की कहानी है जो कि बड़ा किस्मत वाला है। उसकी किस्मत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कहानी की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि जापान में एक ऐसा स्कूल है जहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती है, लेकिन ना जाने क्यों कैसे किस्मत से उस स्कूल ने लड़कों को भी एडमिशन देना शुरू कर दिया है और उन लड़कों में हमारा मेन कैरेक्टर ताकेरू का नाम भी है। अब इस चीज से ताकेरू बहुत ज्यादा खुश था। वैसे वो गर्लफ्रेंड को लेकर खुश नहीं है कि वहाँ उसे कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी, बल्कि उसे महिला मित्र चाहिए क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं है। अभी इस चीज से वो खुश हो रहा था। हालांकि आप लोग खुद को ताकेरू से कंपेयर करो। इससे पहले मैं बता दूं कि ताकेरू की बचपन की दोस्त है जो कि ताकेरू को पसंद करती है। वो भी इस स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो ताकेरू को ये सब बता सके। उसके पास बहुत बड़े बड़े रीजन है कि ताकेरू तुरंत उसे हाँ कर दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए अभी तक ये बात सीक्रेट ही है और इसी वजह से ताकेरू इस स्कूल में बहुत उम्मीदें लेकर आ रहा है। तो अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। आज ताकेरू का पहला दिन था। जब वो वहाँ एंटर करता है तब उसकी तरफ एक बहुत ही तेज हवा चलती हुई आती है। वो अभी हैरान था। जब वो सामने देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इस स्कूल की दो लड़कियां आपस में फाइट कर रही हैं। वैसे इस वर्ल्ड में थोड़ी मैजिक पावर वगैरह वो भी है, तो जिन्हें ऐसे एनिमे पसंद है उनके लिए अच्छा रहेगा, वो भी खुश रहे। हालांकि हमें उनसे कोई मतलब नहीं। ताकेरू यहाँ फाइट देखने लगता है क्योंकि फाइट के बीच में कुछ ऐसे सीन्स उसे देखने मिलते हैं जो कि हर लड़के का सपना होता है। तभी हमारी नजर वहाँ पेड़ों पर जाती है जहाँ हेमेगामी नाम की एक लड़की भी इस फाइट को देख रही थी, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो पेड़ के ऊपर से ताकेरू के ऊपर गिर जाती है। पोजीशन तो कैजुअल थी पर साथ ही यहाँ पर गलती से उन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया था, जो देखकर अब हेमेगामी ताकेरू को खत्म करने वाली थी। वो उसे जान से मारे इससे पहले ताकेरू के चेस्ट पर उसे एक निशान दिखता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो अभी कुछ सोच रही थी कि इतनी देर में ताकेरू वहाँ से भाग जाता है। अभी हेमेगामी खुश थी और मन में सोच रही थी कि उसे अपना सोन मोटर एनिमी मिल गया। अब इसका क्या मतलब है ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मुझे नहीं पता। हालांकि मेन चीज तो ये ताकेरू अभी जब भाग रहा था तो वो भगवान को शुक्रिया कह रहा था क्योंकि आज स्कूल में उसका पहला दिन था और शुरुआत में वो समझ गया कि उसका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा एंट्रेंस सेरेमनी पर आता है जहां हम देखते हैं कि अभी इस एकेडमी की प्रिंसिपल मिनोरी सभी को वेलकम कर रही थी। वो सभी को बताती है कि तैनीबी एकेडमी, जो कि इस एकेडमी का नाम है, वहाँ पर सभी स्टूडेंट को मैजिकल वेपन से फाइट करना सिखाया जाता है। ये सुनकर ताकेरू थोड़ा सा हैरान था क्योंकि ताकेरू को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। वो तो यहाँ पर कुछ पाने और कुछ होने के लिए आया था। वैसे अब स्टूडेंट को कोई डाउट ना रहे इसलिए प्रिंसिपल मिनोरी यहाँ उन सभी स्टूडेंट के सीनियर्स को कहती है कि वो इन्हें बताएं कि वो किस बारे में बात कर रही है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी सीनियर है वो सारी लड़कियां हैं क्योंकि पहले इस स्कूल में सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। तो यहाँ पर वही लड़की जिससे ताकेरू अभी अभी मिला था, जिसका नाम हेमेगामी है, वो यहाँ आगे आती है और कहती है कि ये चीज वो बताना चाहेगी। अब इस स्टेज पर उसे पार्टनर की जरूरत है, इसलिए वो ताकेरू को भी बुला लेती है। वहाँ ताकेरू और एक दूसरे से फाइट करने वाले थे, जो देखकर ताकेरू हैरान था और सोच रहा था कि क्या स्कूल के पहले ही दिन उसे एक लड़की से लड़ना होगा। हालांकि वो सोचता है कि शायद ये एक फ्रेंडली बैटल है, इसलिए वो तुरंत ही स्टेज पर आ जाता है। लेकिन उसे क्या पता कि हेमेगामी उसे अपना दुश्मन मानती है। वैसे यहाँ पर हारुको ये वही लड़की है जो कि ताकेरू की बचपन की दोस्त है और ताकेरू को अपनी फीलिंग्स अभी तक नहीं बता पाई। वो इन्हें फाइट नहीं करने देना चाहती थी, पर ताकेरू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की है। हालांकि जब ऐसी लड़ाई शुरू होती है तो ताकेरू को पता चलता है कि यहाँ उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बिल्कुल काम की नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रीट फाइट की तरह फाइट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लड़ते वक्त शुरुआत में ही हेमेगामी ने एक लाइटनिंग बॉल समन कर ली थी जिससे शायद वो ताकेरू को जान से मारने वाली थी, लेकिन तभी हारुको एक एनर्जी बॉल क्रिएट करती है ताकेरू को बचाने के लिए, पर वो उसका इस्तेमाल करे इससे पहले एक दूसरी लड़की जिसका नाम इनोहु है वो यहाँ बीच में आ जाती है और हेमेगामी की अटैक को रोक लेती है। अभी इस चीज से ताकेरू और बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन तभी प्रिंसिपल मिनोरी यहाँ नोटिस करते है कि इनाओ के हाथ में एक मेकिन से एक ओरिजिनल वेपन है। असल में ये मेकिन गोड की बनाई हुई वेपन्स है जो कि मैजिकल वेपन्स है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो ये शॉकिंग बात है, लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग चीज अब होने वाली थी क्योंकि यहाँ इतनी पावर यूज करने के बाद इनो ताकेरू की गोद में गिर पड़ती है और बाद में ठीक होते हुए यहाँ ताकेरू को गले पर किस करती है और कहती है कि वो उसकी फियोंसे है, मतलब फ्यूचर में उनकी शादी होगी। और साथ ही वो यहाँ ताकेरू को मास्टर कहकर बुला रही थी। इस चीज से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और यहाँ हारुको का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। वैसे तो ताकेरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इन सब चीजों के लिए अभी वो सबसे पहले भगवान को शुक्रिया कहता है जिससे कि उसके साथ आगे भी ऐसी चीजें होती रहे। हालांकि तभी वहाँ हारुको की भी एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी और ऐसी सिचुएशन में
में लड़के ही पिटते हैं, तो नॉर्मल सी बात ही थी, यहाँ ताकेरू को ही पिटना पड़ा। हालांकि अब बाद में हारुको को इस चीज का दुख होता है और वो सोचती है कि उसने ताकेरू के साथ गलत किया, इसलिए वो ताकेरू से माफी मांगने के लिए उसके डॉम मतलब जहाँ वो रहेगा उस जगह पर जाती है। उसे पहले ही शाम हो चुकी थी। यहाँ पर आकर वो ताकेरू के साथ साथ इनाहो से मिलती है। इनाहो उसे बताती है कि ताकेरू उसका मास्टर है, इसलिए उसकी ड्यूटी है कि वो आगे भी ताकेरू को प्रोटेक्ट करे, जिस वजह से उसे ताकेरू के साथ रहना होगा। ये चीज हारुको के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। लेकिन तभी वो वहाँ हिमेगामी से मिलती है, जो कह रही थी कि उसे भी कुछ रीजंस की वजह से ताकेरू पर नजर रखनी है, इसलिए वो भी यहीं रहेगी। आप गलत मत समझना, ताकेरू उसका दुश्मन है, इसलिए उसे तो यहाँ रहना ही होगा। हालांकि एक्सपेक्टेडली यहाँ हारुको को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या ही करती, इसलिए वो गुस्से में गेट लगाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ मिनट्स बाद लौटती है। उसके हाथों में बैग्स थे, मतलब अब उसने भी यहाँ रहने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब उसे भी ताकेरू पर नजर रखनी होगी, कहीं ताकेरू उससे छीन ना ले। वैसे ही डॉम 4-4 लोगों के लिए नहीं बना, जिस वजह से यहाँ पर इतने बेड नहीं थे कि वो अपने लिए एक एक बेड ले सकें, इसलिए इनाहो यहाँ समझदारी की बात करते हुए कहती है कि वो मास्टर के साथ बेड शेयर करेगी। लेकिन बाकी दोनों लड़कियां इस चीज पर मना कर देती हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई भी होती है और उन्हें लड़ना भी होता है, इसलिए रात को नींद लेना जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो अगले दिन वो ट्रेडिंग वगैरह कैसे करेंगी। वैसे अगर तुम ये चीज नहीं समझते हो कोई बात नहीं, पर तुम ये चीज जान ही चुके होंगे कि अभी जो कुछ भी हुआ ये ताकेरू का सिर्फ पहला दिन था। वैसे अब ताकेरू अगले सुबह तक ये चीज समझ चुका था कि किसी लड़के के साथ रहना बहुत मुश्किल है, और लड़की अगर एक से ज्यादा हो तो और ज्यादा मुश्किल, क्योंकि असल में जब रात के टाइम ताकेरू की नींद लगी हुई थी तभी इनाहो उसकी सेफ्टी के लिए उसे देखने के लिए आती है, जो चीज बाद में हारुको देख लेती है, इसलिए इस वजह से यहाँ ताकेरू को ही पिटना पड़ता है। और जब सुबह के टाइम ताकेरू अपने गाल पर बर्फ लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ हिमेगामी कपड़े बदल रही थी। वो उसे वैसी सिचुएशन में देख लेता है, जिससे हिमेगामी को गुस्सा आता है और वो अपनी लाइटनिंग पावर से ताकेरू पर हमला करती है, जिससे वो अंधा हो जाए। हालांकि ताकेरू अंधा नहीं होता, क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन इन सब रीजन की वजह से ये लेट हो चुके हैं। यहाँ पर रास्ते में बाकी लड़कियां तो अभी तेज से भाग रही थी, लेकिन ताकेरू सबसे पीछे था, क्योंकि वो फ्री टाइम में एनिमे देखना पसंद करता है, जिस वजह से वो कमजोर होता जा रहा है। अभी गेट लॉक होने ही वाला था कि तभी हिमेगामी अपनी इनविजिबल फेमिलियर, मतलब कि उसका एक ऐसा साथी जो कि इनविजिबल है, जो सिर्फ उसे दिखाई देता है, उसकी हेल्प से ताकेरू को यहाँ गेट के अंदर ले आती है। ताकेरू हिमेगामी के इस हिडन पावर से ये चीज समझ चुका था कि जितना वो हिमेगामी को ताकतवर समझता है, वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हालांकि अब तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। जाहिर सी बात है कि ये भी एक लड़की है। ये बाकी सबको तो यहाँ ताना नहीं मार रही थी, पर ये हारुको को जरूर ताना मारती है, क्योंकि हारुको असल में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। वैसे इस काउंसिल प्रेसिडेंट का एटीट्यूड तब चेंज होता है जब वहाँ एक हवा का झोंका आता है और उसने जो स्कर्ट पहन रखी थी वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अब बाकी सारी लड़कियों का तो कुछ नहीं, पर यहाँ ताकेरू भी था जिसने ये सारी चीज देख ली थी अपने सेकंड डे के रिवॉर्ड के तौर पर। वैसे कल के दिन सिर्फ वो एंट्रेंस सेरेमनी हुई थी और बाकी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज ताकेरू को क्लास में जाना था। जब वो क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि बाकी सारे लड़के अभी उससे ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो बात करे भी क्यों, क्योंकि एक दिन पहले ताकेरू के लिए 3-3 लड़कियां आपस में लड़ रही थी। अभी तो उन्हें ये तक नहीं पता कि वो तीनों लड़कियां ताकेरू के साथ ही एक ही घर में रह रही हैं। उन्हें ये पता चल जाएगा तो ये सीरीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो शायद ताकेरू को मार देंगे, इसलिए ताकेरू भी उन्हें कुछ नहीं बताता। हालांकि ताकेरू छोटी मोटी चीजों से खुश होने वाला नहीं है। वो जानता है कि उसके घर में 3 लड़कियां रह रही हैं, लेकिन उसे चाहिए और उसे इस चीज का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्लास में एक टीचर आती है जो कि सच में बहुत अच्छी टीचर दिख रही थी। वो उन्हें बताती है कि आज स्कूल में हेल्थ चेकअप होने वाला है, इसीलिए जिन स्टूडेंट को लगता है कि उनके शरीर में कमजोरी आ रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो जाकर खुद का चेकअप करवा सकते हैं। अभी यहाँ पर ताकेरू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी ताकेरू अपना हाथ ऊपर करता है, और सेम वैसे ही केनेगो नाम का एक लड़का जो कि सेम ताकेरू की तरह सोचता है, मतलब उन दोनों के ब्रेन सेल्स सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो यहाँ पर वो दोनों हाथ ऊपर कर माइटोकॉन्ड्रिया की तलाश में भाग पड़ते हैं। अभी उनका प्लान सीधा जाकर चेकअप करवाने का नहीं था, बल्कि वो स्कूल के बाहर आकर एक पेड़ पर चढ़ते हैं और एक क्लास में देखने लगते हैं जहाँ लड़कियां अपना चेकअप के लिए तैयार हो रही थी। वैसे पेड़ पर अभी सिर्फ पॉपकॉर्न की कमी थी। हालांकि तभी अब बारी यहाँ इनाहो की आती है और केनेगो उसे देखने लगता है, इसलिए ताकेरू उसकी आंखों पर हाथ रख देता है, क्योंकि इनाहो उन तीनों लड़कियों में से एक है जो कि फ्यूचर में शायद उसकी वाइफ बनने वाली है, इसलिए वो उसे इनाहो को नहीं देखने दे सकता। तभी इन दोनों को पता चलता है कि हिमेगामी अभी उसी
किसी पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। ना जाने उसे पेड़ पर चढ़ने का क्या शौक, पर वो यहाँ पर इन पर नजर रख रखी थी और वो देख चुकी थी कि ये किस तरह की हरकत यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए वो इन दोनों के चेहरे पर लात मारती है। हालांकि ये इतनी बुरी भी पनिशमेंट नहीं है। वैसे बाद में हमें पता चलता है कि बाकी लड़कों को भी चेकअप करवाने के लिए भेज दिया गया है। अभी हम ताकेरू को देखते हैं, उसके चेहरे पर हिमेगामी की जूती का निशान है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया है वो सिर्फ उस लेडी डॉक्टर के चलते जो कि इनका चेकअप कर रही है। इसका नाम आकी है और इसे देखते ही ताकेरू सब भूल चुका था कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अभी अभी वो हिमेगामी से पिट कर आ रहा है, लेकिन वो दर्द भी उसका जा चुका था। अब यहाँ पर आकी ताकेरू से कहती है कि तुम्हें इस मशीन में अपना डालना होगा। यहाँ पर वो हाथ की बात कर रही थी, असल में ताकेरू इसमें हाथ डालेगा और वो मशीन ताकेरू के लिए एक सूटेबल मैजिकल वेपन चुन कर देगी। लेकिन जब ताकेरू ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ कोई भी सूटेबल मैजिकल वेपन नहीं आता। अब बाद में ये बात जैन तक पहुँचती है। जैन असल में वो इन्वेंटर है जिसने उस मशीन को बनाया है, लेकिन अभी वो ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उसकी बनाई हुई मशीन ने किसी स्टूडेंट को कोई वेपन ना दिया हो। लेकिन वो यहाँ ताकेरू को प्रॉमिस करता है कि वो एक मंथ के अंदर ताकेरू के लिए एक परफेक्ट सूटेबल वेपन बना कर देगा। हालांकि इस एक मंथ तक ताकेरू को बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल मिनोरी ताकेरू को बताती है कि सभी स्टूडेंट के पास 8 मकीन्स में से एक मकीन वेपन होते ही हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। बिना एक मकीन वेपन के तुम यहाँ 1 महीने तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तभी इनाहो कहने लगती है कि उसकी चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ताकेरू को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन तब वो कहा थी जब हिमेगामी ने ताकेरू और केंगो के चेहरे पर अपनी जूती मारी थी। वैसे अभी यहाँ पर मिनोरी और जैन से बात करने के बाद ताकेरू एक डाउट में था। वो सोच रहा था कि मैं सच में जापान में ही हूँ या अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा हर स्टूडेंट के पास वेपन है। हालांकि अब हारुको और इनाओ दोनों फैसला करते हैं कि वो स्कूल के बाकी क्लब्स ताकेरू को दिखाएंगे जिससे ताकेरू अपने लिए एक सूटेबल क्लब चुन सके। वो ताकेरू को अलग अलग क्लब दिखाने के लिए ले जाते हैं जहाँ ताकेरू देखता है कि बाकी सारे स्टूडेंट अपने मकेन के साथ हर स्पोर्ट्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे वो ये चीज समझ चुका था कि वो बिना मकेन के वो किसी भी क्लब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक मकेन का होना बहुत जरूरी है और मकेन की ना होने की वजह से वो किसी भी क्लब के लिए सूटेबल नहीं है। सिर्फ उसके लिए एक क्लब बना हुआ है जो कि फोटोग्राफी वाला क्लब, जिसमें वो इनाओ के साथ ज्वाइन कर सकता है। लेकिन तभी हारुको ने सारी चीज इमेजिन कर ली थी कि वहाँ ताकेरू इनाओ की किस तरह की फोटोज खींचेगा, इसलिए वो ताकेरू को पहले इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि ताकेरू को फोटोग्राफी क्लब की बजाय उसके सिक्योरिटी क्लब में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका काम है इस पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट करने का और ध्यान रखने का कि किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी ना हो। वैसे ताकेरू के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो अभी किसी को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचने के बाद वो हाँ कर देता है। अब जब अगले दिन ताकेरू यहाँ स्कूल में पहुंचता है तो वो फिर से 2 लोगों की लड़ाई देखता है। यहाँ एक तरफ अजुकी थी जो कि सिक्योरिटी क्लब की मेंबर है और दूसरी तरफ काई नाम के एक लड़का जो कि अजुकी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। वैसे यहाँ पर तुम अजुकी और काई दोनों की हाइट को कंपेयर कर सकते हो। इससे हमें पता चलता है कि जो एनिमे के लेखक होते हैं या फिर जो लोग एनिमे एनिमेट करते हैं उनके पास बिल्कुल भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होते। वो लोग बिल्कुल भी रिलेट के बारे में नहीं सोचते। इससे ज्यादा रिलेट तो हमें एक हेंटाई एनिमे में देखने को मिलता है। वैसे अजुकी की उम्र ज्यादा कम नहीं है, इस वजह से वो अपना अच्छा बुरा जानती है, इसलिए उसे इस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए वो लड़ रही है। हालांकि तभी ताकेरू ये चीज देखता है और उसे ये चीज गलत लगती है और अब उसने अभी अभी सिक्योरिटी क्लब को ज्वाइन करने का फैसला किया है, तो वो काम यही करना शुरू करता है। वो अभी आगे बढ़ रहा था इस लड़ाई को रुकवाने के लिए, लेकिन तभी हारुको, हिमेगामी और हिनाओ तीनों ही आकर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अगर 2 स्टूडेंट अपनी मर्जी से एक दूसरे से फाइट कर रहे हो तो उन्हें बीच में रोकना नहीं है। लेकिन ताकेरू इस चीज से उस लड़के काई को नहीं जाने दे सकता था। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी लाइट ग्लो करने लगती है और ना जाने कैसे पर उसकी बॉडी में पावर्स आ जाती है, जिसकी वजह से उसने खुद को छुड़ा लिया था। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ वो काई के अटैक को रोक लेता है। और पहले तो अजुकी हार रही थी, लेकिन यहाँ ताकेरू ने जैसी काई के अटैक को रोका और खुद पीछे फेंक गया, तभी काजुकी सही मौके पर यहाँ काई पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से यहाँ जीत अजुकी की होती है। वैसे तमाशा खत्म हो चुका था, इसलिए जो लोग यहाँ सिर्फ फाइट देखने के लिए आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ हारुको और बाकी सब ताकेरू से कहते हैं कि वो बीच में क्यों आया जबकि उसके पास अपना मकीन भी नहीं है, जिस पर ताकेरू कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्कूल की लड़कियाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये एक फेयर फाइट नहीं थी, इसलिए मैं बीच में आया। अभी बात सुनकर हारुको को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें कुछ डॉग्स ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन तभी ताकेरू वहाँ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। ताकेरू को वो वैसे तो डॉगी से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो भी इन डॉग के सामने खड़ा हुआ था। इससे हारुको को याद आता है कि ताकेरू हमेशा से ऐसा ही था। इसी चीज पर अभी खुश होते हुए हारुको ताकेरू से कहता है कि सिक्योरिटी क्लब का काम ही यही है कि वो हमेशा हर चीज
चीज फेयर तरीके से होने दे, जिससे किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, इसलिए तुम सिक्योरिटी क्लब के मेंबर बनने के लायक हो। वैसे बाद में पता चलता है कि यहाँ इनाओ और केंगो ने भी डिसाइड किया कि वो भी ताकेरू के साथ सिक्योरिटी क्लब को ही ज्वाइन करेंगे। वैसे इस चीज से यहाँ सिक्योरिटी क्लब को एक साथ एक दिन में 3 नए मेंबर्स मिल चुके हैं, इसलिए वो इस चीज को सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं और सेलिब्रेशन के लिए वो हॉट स्प्रिंग को चुनते हैं, जहाँ ये लोग अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं। वैसे लड़कों की तरफ से सिर्फ ताकेरू और केंगो ही रहेंगे, जबकि लड़कियों ने तो यहाँ अपनी कुछ और दोस्तों को भी बुला लिया था, जिन दोस्तों में वो लेडी डॉक्टर आकी भी शामिल थी। अभी बात हम जानते हैं कि हॉट स्प्रिंग में असल में नहाया जाता है, इसका मतलब किसी ने भी कुछ ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे थे। यहाँ पर वो लोग कई तरह के गेम्स भी खेलते हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी कुछ बड़े बड़े रीजंस के चलते, इसलिए मैं इस एनिमे का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सीन पूरा एपिसोड 3 का है, तो आप जाकर वहाँ से एपिसोड 3 देख लीजिएगा, आपको पक्का मजा आएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा खत्म होने के बाद ही एपिसोड 3 को देखना। वैसे अब हम कुछ टाइम बाद सीन पर आते हैं। यहाँ पर अभी इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि ये नए नए ज्वाइन हुए हैं। हालांकि यहाँ हमें पता चलता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां का स्टेमिना अच्छा है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग के दौरान जब इन्हें दौड़ाया जा रहा था तो ताकेरू और केंगो सबसे पीछे थे। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो सच में कमजोर है जिस वजह से वो पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर उन्हें सामने के नजारे देखने में मजा आ रहा है इसलिए वो पीछे दौड़ रहे हैं। हालांकि कुछ भी कारण हो सकता है, इस चीज से वो बाद में ज्यादा थक चुके थे। अभी हम यहाँ ताकेरू को देखते हैं, जो कि अपने घर पर लौट आया हुआ था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब एक अच्छी वाइफ होने के नाते यहाँ इनाओ ताकेरू की मसाज करना शुरू कर देती है। हालांकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए तैयार हो रही है। अभी ताकेरू को मजा आ रहा था, लेकिन हारुको इस चीज से जेलस फील हो रही थी, इसलिए वो भी यहाँ ताकेरू की मसाज करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि यहाँ हिमेगामी अभी डोर के पीछे उन्हें ही देख रही थी, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी उस टाइम को याद कर रही थी जब ताकेरू ने आजुकी को बचाने के लिए वो ना जाने कौन सी पावर का इस्तेमाल किया था। तभी से हिमेगामी को लगता है कि ताकेरू के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर है जिस बारे में वो जानना चाहती है, इसलिए अब वो भी यहाँ कमरे में आकर अपने पैरों को ताकेरू के ऊपर रखते हुए उसे मसाज देने लगती है और इसी दौरान उससे डेट पर जाने के लिए पूछती है। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी, पर ताकेरू गर्ल्स की रिस्पेक्ट करता है और उनकी नीड्स को समझता है, इसलिए ताकेरू यहाँ हाँ कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए ये दोनों एक पार्क में मिलते हैं। यहाँ भी छिपकर इनाओ और हारुको इन्हें ही देख रहे थे। वैसे इस डेट के बीच ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे हमें ब्लर करना पड़े। हालांकि अभी पूरे दिन घूमते हुए हिमेगामी ने बहुत सारे गिफ्ट खरीद लिए थे अपने लिए, जो चीज इनाओ और हारुको को बिल्कुल गलत नहीं लगती। हालांकि इस पूरी डेट के दौरान हिमेगामी ने नोटिस किया कि ताकेरू के पास से उसे अपने बड़े भाई जैसी फीलिंग आती है, जो चीज देखा जाए तो बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि वो साथ डेट पे आई हुई है, लेकिन हम यहाँ ही क्या कर सकते हैं। वैसे कुछ भी हो, हिमेगामी को आज बहुत ज्यादा मजा आया था, जिस वजह से वो मेन चीज तो भूल ही गई थी जिसके लिए वो ताकेरू को डेट पर लाई है। मतलब वो उससे उसकी मिस्टीरियस पावर के बारे में पूछना भूल चुकी थी, लेकिन शाम तक उसे ये चीज याद आती है। अभी वो दोनों उस गिफ्ट को लेकर यहाँ पार्क में बैठे हुए थे, तभी अचानक से हिमेगामी ताकेरू पर हमला करती है। हिमेगामी कुछ नहीं बल्कि वो उसकी शर्ट हटा रही थी, जिससे वो उसकी शर्ट पर बने उस क्रॉस सिंबल को फिर से ध्यान से देख पाए। हालांकि इतने में वहाँ 3 लड़कों की एंट्री होती है, जो कि हिमेगामी फैन क्लब के मेंबर हैं। और वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप इस सीरीज से किस कैरेक्टर की फैन क्लब में ज्वाइन होना चाहोगे। हालांकि अभी हिमेगामी को इस चीज से थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो उन तीनों ही लड़कों को उठाकर पास के तालाब में फेंक देती है। यह उसने उन्हें अपने इनविजिबल फैमिलियर की मदद से फेंका था। देखा जाए तो उसने ये अच्छा किया, क्योंकि वो तीनों प्यासे थे। वैसे अब इतने में अचानक से वहाँ एक और आदमी की एंट्री होती है, जो कि आते ही हिमेगामी को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। इस चीज पर हिमेगामी हाँ या ना कह पाती, इससे पहले वो आदमी उस पर हमला करने लगा था। हिमेगामी उसके हमलों से बचती है और इसी बीच वो नोटिस करती है कि शायद उसे आदमी कामिगारी ग्रुप के मेंबर है। ये ग्रुप असल में पावरफुल फाइटर्स को जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर हिमेगामी से ना लड़ते हुए अब उस आदमी ने अपना फोकस ताकेरू की तरफ कर लिया था। वो यह ताकेरू पर हमला करने वाला था, लेकिन हिमेगामी ताकेरू को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ती है और इस अटैक की वजह से वो दोनों ही वहाँ तालाब में गिर जाते हैं। अभी अचानक से इस तरह से गिरने की वजह से उन दोनों के लिव कनेक्ट हो चुके थे, जिस वजह से अचानक ताकेरू के मुंह से वही एनर्जी बॉल निकलने लगती है। यहाँ वो एनर्जी उसकी बॉडी में फैल चुकी थी, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि वो हिमेगामी को उठाकर वहाँ उस तालाब के बाहर आ चुका था और अभी वो एक सिग्मा लग रहा था, जो चीज देखकर वहाँ हारुको, इनाओ और बाकी लोग हैरान थे। तभी हारुको हिमेगामी को छोड़कर उस आदमी पर हमला कर देता है। ऐसा लग नहीं रहा था। यहाँ पर ताकेरू ने हमला करते हुए उस आदमी को दूर फेंक दिया था, जिसके बाद अचानक वो नॉर्मल हो जाता है और उसे भी याद नहीं रहता कि उसने अभी अभी कितने कूल तरीके से फाइट की थी। लेकिन भले ही ताकेरू को ये सारी बातें याद रहा हो, लेकिन ताकेरू ने हिमेगामी की जान बचा ली थी। इस वजह से हिमेगामी का पूरा बिहेवियर ताकेरू के लिए चेंज हो चुका था। वो
यहाँ ताकेरू को किस करते हुए थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, जिस वजह से ताकेरू के दोस्त कैंगो को भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जेलस फील कर रहा है क्योंकि अपनी कामयाबी से रिश्तेदारों से ज्यादा आजकल दोस्त जलते। वैसे अभी हारुको को इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अभी तो कुछ नहीं कहती, पर अगले दिन ताकेरू को इस चीज की सजा मिलती है क्योंकि अगले दिन जब स्कूल में ताकेरू अपना लंच बॉक्स ओपन करता है तो उसमें उसे सिर्फ बटले मिलते हैं जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि अब बाद में हारुको भी थोड़ा सा बुरा फील कर रही थी क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ताकेरू के साथ इस तरह से बिहेव करेगी तो कोई और लड़की आकर ताकेरू को उससे छीन लेगी। वैसे यहाँ दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को ये खबर मिलती है कि स्कूल में कोई स्टूडेंट पर हमला कर रहा है। अब इसी चीज के लिए उसे सिक्योरिटी क्लब को ये मिशन देना था, लेकिन बाकी लोग अभी आर्म रेसलिंग कंपटीशन में बिजी हैं, इसलिए वो ताकेरू को ये मिशन देती है। ताकेरू को एक टीममेट भी दिया जाएगा जो कि यूरिची नाम की एक लड़की है। हालांकि ताकेरू के लिए ये थोड़ा सा बुरा था क्योंकि यूरिची ताकेरू को बहुत ज्यादा हेट करती है, मतलब वो उसे पसंद नहीं करती। इसका रीजन बहुत अजीब है। बहुत समय पहले हारुको ने यूरिची को कुछ लोगों से प्रोटेक्ट किया था, जिसके बाद यूरिची हारुको की फैन बन गई थी। इस वजह से उसने सिक्योरिटी क्लब को ज्वाइन किया जिससे कि वो हारुको के करीब रह सके, लेकिन हारुको ताकेरू को बहुत ज्यादा भाव देती है जिस वजह से यूरिची ताकेरू से जलती है। हालांकि फिर भी एक टीम मिशन में है इसलिए उसे साथ देना ही होगा। वो दोनों एक करीबन 1-1.5 घंटे तक वहाँ स्कूल में घूमते रहते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, जिसके बाद वो टेरेस पर मिलते हैं और बात करते हैं कि वो कुछ देर बाद फिर से अपनी छानबीन चालू करेंगे। ताकेरू अभी कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है। वो अभी पानी पीने के लिए आया था जहाँ पर उसकी मुलाकात एक दूसरे लड़की से होती है। अभी हमें इसका नाम नहीं बताया जाता। ये लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स पर कौन हमला कर रहा है। ये लड़की सुंदर थी, इसके प्लॉट्स भी अच्छे थे और एक लड़की भी है। इसी वजह से ताकेरू इसकी बात पर यकीन कर लेता है और इसके साथ जाने को मान जाता है। बाद में जब ताकेरू उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो अचानक वो ताकेरू पर हमला करना शुरू कर देती है और ताकेरू को पकड़ लेती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर यूरिची की एंट्री होती है जो कि भले ही ताकेरू को हेट करती हो, लेकिन वो उसे यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। वो अभी उस लड़की के बराबर स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ताकेरू को अभी उसकी चिंता हो रही थी। अचानक यूरिची देखती है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो लड़की यहाँ यूरिची पर हमला कर देती है और बाद में इन्हें पता लगता है कि यही वो लड़की है जो कि बाकी स्टूडेंट पर हमला कर रही थी। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी हारुको को चिंता हो रही थी क्योंकि ताकेरू और यूरिची उसने बहुत टाइम से नहीं देखे हैं। हालांकि उसे यहाँ पर डाउट नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से यूरिची ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डाउट था कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे हो, इसलिए वो ढूंढने निकल पड़ती है और सही टाइम पर वो इन्हें ढूंढ कर यहाँ यूरिची के सामने आ जाती है जिससे कि अब वो उस दूसरी लड़की को हरा सके। हालांकि उस लड़की को हारुको का नाम ऑलरेडी पता है, जिस वजह से वो अपने पास से एक डिवाइस निकालती है जिस डिवाइस की मदद से उसने ताकेरू और यूरिची को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया था क्योंकि बस इसके लिए उसे सामने वाले का नाम पता होना चाहिए। यहाँ अभी उसे हारुको का नाम पता था, इसलिए वो हारुको को भी फ्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हमें हारुको की पावर देखने की मिलती है। हमें पता चलता है कि उसने अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी पावर भी बहुत काम की बना ली है, जिस वजह से उसने उस लड़की का अटैक रोक लिया था। वैसे हारुको के पास भी एक मकीन है जो कि ओरिजिनल 8 मकीन में से एक है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ सिक्योरिटी क्लब के कुछ मेंबर्स अभी ताकेरू और यूरिची की चिंता कर रहे थे, लेकिन तभी हिमेगामी कहने लगती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि हारुको उन्हें देखने गई है और इस पूरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो हारुको को हरा पाए। उसके बाद बिल्कुल सही थी क्योंकि यहाँ पर हारुको ने अपनी तलवार से, मतलब कि अपने उस वेपन से कुछ ही सेकंड्स में उस लड़की को हरा दिया था। साथ ही वो बेहोश भी हो चुकी थी, लेकिन जब उसे कुछ टाइम बाद होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इसका मतलब किसी ने उसे कंट्रोल कर रखा था। तभी सीन चेंज होकर एक दूसरे वुमेन पर आता है। हम देखते हैं कि अभी वो हैरान थी क्योंकि उसने जिस पर कंट्रोल किया था उस पर से उसने कंट्रोल खो दिया है, लेकिन साथ ही वो अभी हारुको की पावर से भी बहुत इम्प्रेस है। वैसे इसके बाद हमें इनाओ का सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तब वो ताकेरू से पहली बार मिली थी, करीबन 8 साल पहले की बात है, और जब उसने ताकेरू के चेहरे पर उसकी ओरिजिनल स्माइल देखी थी तभी से वो ताकेरू को लाइक करने लगी है। लेकिन वो भी अभी तक ये बात नहीं बता पाई है, पर वो हिम्मत वाली है। उसने डायरेक्ट ही कह दिया था कि वो ताकेरू की चोन से है, मतलब आगे चलकर उनकी शादी होगी। वैसे इसके बाद अब जब वो मिनोरी की क्लास में आते हैं, अभी उसने सभी स्टूडेंट को एक खास बॉल दी थी जिससे वो लोग अपनी एनर्जी को सर्कुलेट होते हुए देख पा रहे थे। यहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि उनकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसी एनर्जी की फ्लो की मदद से वो हमला भी कर सकते हैं और अगर उन्होंने उस फ्लो को सही बनाए रखा तो उनके अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मिनोरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके भी दिखाती है, जैसे उसकी ये थर्ड बॉल जो कि सिर्फ एनर्जी से बनी हुई है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अभी वहाँ सामने जो कि बहुत पावरफुल आदमी खड़ा हुआ था उसे मिनोरी ने सिर्फ एक ही अटैक से दूर फेंक दिया था। अभी नेचुरल सी बात है कि मिनोरी का लेवल बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो इतनी ताकतवर होगी, पर बाकी स्टूडेंट भी इस तरह से एनर्जी के फ्लो को संभाल कर हमला कर सकते हैं। वैसे हम देखते हैं कि बाद में ताकेरू अपनी
क्लास में लौट कर आता है जहाँ वो इनाओ से मिलता है। इनाओ और वो डिसाइड करते हैं कि आज शॉपिंग के लिए जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने खाने के लिए चीजें लानी है। अगले सीन में वो वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ इनाओ सिर्फ खाने की चीजें खरीद रही थी। अब वापस लौटते वक्त यहाँ बारिश होने लगती है जिस वजह से वो एक जगह पर रुकते हैं। इनाओ कहते हैं कि मास्टर, आपको याद ही होगा कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी बारिश ही हो रही थी। हालांकि ताकेरू को ये चीज याद ही नहीं है क्योंकि वो भूल चुका है, पर इनाओ उसे याद दिलाने लगती है क्योंकि तब ताकेरू ने एक प्रॉमिस भी किया था। हालांकि ताकेरू को वो प्रॉमिस याद भी नहीं था और वो दिन भी याद नहीं था, जो जिस चीज से इनाओ थोड़ी सी दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं कुछ देर बाद आती हूँ। ताकेरू वहाँ से चला गया था। इनाओ ने भी रास्ता बदल लिया था। रास्ते में वो एक प्यारी सी बिल्ली से मिलती है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ ताकेरू जब घर पहुँचता है तो हारू को बताते है कि इनाओ अभी तक लौट कर नहीं आई है। जो सुनकर ताकेरू थोड़ा सा हैरान था। उसे इनाओ की चिंता होती है इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ रास्ते में उसे कैंगो मिलता है जो कि उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक पंच करते हुए कहता है कि उसने इनाओ को अकेला क्यों छोड़ा लास्ट टाइम। कैंगो ने इनाओ को माउंटेन्स की तरफ देखा था। ताकेरू तुरंत ही वहाँ माउंटेन्स की तरफ भागता है। अभी बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। तभी वो नोटिस करते है एक चीनी कैट खतरे में है, उसके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला है। ताकेरू तुरंत वहाँ से आगे भागता है। ताकेरू की स्पीड वैसे तो बहुत तेज नहीं है, पर अचानक से उसका वो एलिमेंट मतलब उसका एनर्जी फ्लो काम करने लगता है जिस वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो उस कैट को बचा लेता है। लेकिन पानी के प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ दूसरी तरफ सारे पत्थर अभी ताकेरू की तरफ गिरने वाले थे, लेकिन सही समय पर इनाओ वहाँ पहुँचती है और उसे बचा लेती है। हालांकि यहाँ पर अपने मकीन का इस्तेमाल करने की वजह से इनाओ फिर से बेहोश हो चुकी थी। मैं फिर से यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार भी जब इनाओ ने ताकेरू को प्रोटेक्ट किया था तब ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हुई थी। हालांकि जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि ताकेरू उसे पीठ पर उठाकर वापस अपने घर की तरफ उस डॉम की तरफ लेके जा रहा है। ताकेरू ने अपने सर पर उस छोटे से कैट को भी बिठा रखा था। ताकेरू यहाँ पर कहता है कि 8 साल पहले मैंने तुमसे ये प्रॉमिस किया था, वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉमिस मैं भूलने वाला हूँ। जो सुनकर इनाओ को बहुत खुशी होती है। वैसे अब कुछ ही दिन बाद हम वेनिस नाम के एक ग्रुप को देखते हैं। हालांकि सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 महीना बीत चुका है और इतने टाइम में जैन ने ताकेरू के लिए एक परफेक्ट वेपन तैयार कर लिया था। वो वेपन ताकेरू को देने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। ये हेलीकॉप्टर वेनिस ग्रुप के मेंबर्स का है, जिन्हें देखते हुए जैन तुरंत ही वहाँ से भागते हुए मिनोरे के पास आता है। वो प्रिंसिपल है और वेनिस ग्रुप उसी के लिए मिलने आया है। वहाँ पर जब वो मिनोरे से मिलते हैं तो यहाँ वेनिस ग्रुप का लीडर, जिसका नाम अकाया है, वो मिनोरे को बताता है कि वो इन गर्मियों से पहले तेनबी एकेडमी के कुछ गर्ल्स या फिर कुछ स्टूडेंट को अपने साथ ले जाएगा एक मिशन पर। असल में एक पर्सन है जो कि लेजेंडरी 8 हेडेड ड्रैगन गॉड को समन करने की कोशिश कर रहा है, जिसे इन्हें किसी भी कीमत पर रोकना है और उसी का पता लगाने के लिए ये यहाँ उनकी हेल्प लेने के लिए आए हैं। वैसे अब तभी वहाँ ताकेरू और बाकी सभी स्टूडेंट की एंट्री होती है। ये सभी सिक्योरिटी क्लब के मेंबर हैं, इसलिए ये भी इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और सामने वेनिस ग्रुप के भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन तभी वेनिस ग्रुप की एक इलाइट, जिसका नाम यांग मिंग है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इन कमजोर के सामने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती। ये सुनकर अजुकी को गुस्सा आता है और गुस्से में वो लोग यहाँ यांग मिंग को लड़ने के लिए चैलेंज कर देती है। हालांकि वो सिक्योरिटी क्लब की मेंबर है, इस वजह से वो इस तरह से किसी भी चैलेंज को नहीं कर सकती। पर बाद में फैसला किया जाता है कि इस चीज का फैसला वो लोग वॉलीबॉल के मैच से डिसाइड करेंगे, जहाँ सिक्योरिटी क्लब की तरफ से हिमेगामी और हिनाओ अभी चीयर लीडिंग कर रहे थे। वैसे अगर स्पेशली लड़कों का मैच होता तो वो यहाँ हिनाओ की चीयर लीडिंग देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकते थे, लेकिन ये लड़कियों का मैच है। वैसे दोनों ही टीम हारना नहीं चाहती थी, इस वजह से वहाँ स्कोर बिल्कुल बराबर पर आ जा रहे थे। हालांकि इतने में यहाँ यांग मिंग अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसकी मदद से वो यहाँ अजुकी की तरफ अब बॉल फेंकती है, जो कि अजुकी को चोट लगते लगते बच जाती है। पर अजुकी को भी गुस्सा आ जाता है और फिर से वो अपनी पावर्स दिखाने लगती है। जिसके बाद कुछ ही देर में ये वॉलीबॉल का मैच लड़ाई की तरह बन चुका था। वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और एज एक्सपेक्टेड यहाँ वो सारी उस पूरे जिम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे दूसरी तरफ यहाँ इतने खतरनाक धमाकों की वजह से अभी तक मिनोरू की नींद नहीं खुली थी, क्योंकि वो देर रात तक जागती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हालांकि अब हम वापस यहाँ जिम पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी जब पत्थर हटाए जाते हैं तो ताकेरू अभी वेनिस ग्रुप की एक मेंबर, जिनका नाम सीलिया है, उसके ऊपर पड़ा हुआ था। सीलिया को यहाँ थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। अब बाकी एनिमे में कोई लड़की होती तो वो सोचती कि ताकेरू थोड़ा सा ठरकी लड़का है, लेकिन सीलिया को लग रहा था कि शायद ताकेरू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कूदा, इसलिए वो उसे थैंक्स कहने लगती है, जो देखकर अभी हारुको को बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे अगले दिन हमें पता चलता है कि यहाँ वेनिस ग्रुप की वो लड़कियाँ अभी इन्हें के स्कूल को ज्वाइन कर रही हैं, थोड़ा पढ़ने के लिए और अपने मिशन के लिए।
लिए। वह सीलिया ये वही लड़की है जिसके ऊपर ताकेरू गिरा था। ये ताकेरू की क्लास में है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि पिछले इंसिडेंट के बाद ये ताकेरू को लाइक करने लगी है। हालांकि इस चीज पर अभी इस क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे और बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह लग रहे थे, क्योंकि अब ताकेरू ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। साथ ही अभी इनाओ इस चीज से बहुत परेशान थी क्योंकि वो पहले ही सीलिया को समझा चुकी है उसके फियोंसे से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी सीलिया मानने को तैयार नहीं है। बल्कि सीलिया ने तो वहाँ अपनी वीनस ग्रुप की सभी लड़कियों को बता दिया था कि वो ताकेरू को पसंद करने लगी है। ताकेरू ने उससे उसका दिल चुरा लिया है, इसलिए वो अभी ताकेरू से उसका दिल चुराना चाहती है। बस इस दिल की स्पेलिंग में सिर्फ डी और आई वर्ड की सेम थी। वैसे अब वो प्लानिंग बनाने लगती है कि वो किस तरह से सीलिया को ताकेरू के साथ डेट पर भेजेगी, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले 3 लोगों को ताकेरू से दूर हटाना है। पहले थी इनाओ, दूसरी हारुको और तीसरी हिमेगामी। क्योंकि ये तीनों ही ताकेरू को पसंद करती हैं, उन्होंने इनाओ को बहुत ही आसानी से ट्रैप लगा दिया था। वो एक पुतले के पास कुछ स्वीट्स रख देती हैं। ये पुतला देखने में 20% ताकेरू ही लग रहा था, इस वजह से इनाओ यकीन कर लेती है। इस चीज से हमें पता चलता है कि क्यूट लड़कियां कितनी ज्यादा भोली होती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये सलाह ना ही किसी लड़की को दूंगा और ना ही किसी लड़की को कि वो एक दूसरे पर कभी आसानी से यकीन करे, क्योंकि एक कलयुग है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी सीलिया ताकेरू को ढूंढ लिया था। जब वो स्कूल से बाहर आ रहा था तभी उसे पकड़कर मार्केट में ले जाती है डेट के लिए। वो ऐसा बताती है कि डेट है, लेकिन वो डेट ही थी, क्योंकि वो पूरे दिन मार्केट में एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं। मतलब वो समझो कि उन्होंने पूरे दिन बहुत ही मजा किया। अब दिन के आखिरी में शाम की टाइम सीलिया ताकेरू को एक बड़े से घर में लेकर आती है, जिसे देखकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका था। वो यहाँ पर ताकेरू को अंदर लेकर एक चेयर पर बिठा दिया था और अचानक उस चेयर से कुछ चीजें निकल कर ताकेरू को पकड़ लेती हैं। मतलब अब ताकेरू उस चेयर से उठ नहीं सकता था। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि सीरीज अच्छी जा रही है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सीलिया उसके सामने एक लाइव परफॉर्मेंस करने वाली थी, क्योंकि वो अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर है। यहाँ सीधा सीधा हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहे हैं। वैसे दूसरी तरफ वहाँ अभी हारुको और हिमेगामी दोनों ही थोड़ी सी टेंशन में थी, क्योंकि अब शाम होने आई है और उन्होंने ताकेरू को अभी तक देखा नहीं। साथ ही केंगो भी वहाँ आता है और उसे भी ताकेरू के बारे में कुछ नहीं पता। बाद में इनाओ मिलती है जो कि ताकेरू के पपेट के साथ बैठी हुई थी। मतलब वो सच में इतनी भोली है या यूं कह लो कि इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि वो सुबह से उस पपेट को अपने पास रखे हुए है, ये सोचते हुए कि वो ताकेरू है और उस पर गुस्सा कर रही है कि आखिर वो उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी ये यहाँ पहुँचती है और समझाती है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इतने में वहाँ यांग मिंग की एंट्री होती है, जिसका काम है इन्हें यहाँ पर बिजी रखना, जिससे कि वहाँ सीलिया अपना काम निपटा सके। हालांकि ये पता लगाने के बाद हारुको और हिमेगामी समझ जाते हैं कि ताकेरू बहुत बड़े खतरे में है। उससे उसकी बहुत ही ज्यादा कीमती चीज छीन ली जाने वाली है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ इन्हें यांग मिंग से लड़ना होगा। लेकिन हिमेगामी पहले ट्रिक्स की मदद से ताकेरू के घर का पता लगा लेती है, यहाँ ताकेरू है। बाद में ये लोग तुरंत ही वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही इनाओ, जिसे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उस घर को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसके बाद ये देखते हैं कि अभी ताकेरू एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो भी बंधा हुआ है और पेनफुल जबरदस्ती यहाँ सीलिया का लाइव कॉन्सर्ट देख रहा है, जो कि ताकेरू बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ हारुको और हिमेगामी सीलिया को कुछ नहीं कहती, क्योंकि देखा जाए तो इससे उनका ही कोई नुकसान नहीं है। वैसे अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ताकेरू को अपने ऑफिस में बुलाती है, किसी और रीजन की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और ही काम था। वो ताकेरू से कहते हैं कि ताकेरू ने अभी तक अपने एलिमेंट को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। मतलब ताकेरू अपनी एनर्जी को फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो देखा जाए तो सही बात नहीं है, क्योंकि अब उसे बहुत टाइम हो चुका है। इसलिए अगला जो एग्जाम होगा, अगर तुम तब तक ताकेरू एलिमेंट कंट्रोल को नहीं सीख पाया तो उसे सिक्योरिटी क्लब से निकाल दिया जाएगा। ताकेरू सिक्योरिटी क्लब से नहीं निकलना चाहता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स हैं। इसलिए बाद में केंगो भी ताकेरू की मदद करता है। लेकिन कुछ देर बाद ट्रेनिंग के बाद ही अभी तक ताकेरू एलिमेंट कंट्रोल कर पाना नहीं सीख पाया था। पर ताकेरू सोचता है कि अगर उसे सिक्योरिटी क्लब से निकाल दिया गया और इसी तरह से अगर एक दिन उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया तो वो सारी चीजें खो देगा जो कि उसने इतनी मुश्किल से कलेक्ट की हैं, और वो उन्हें खोना नहीं चाहता। इसलिए उसे किसी भी तरह से एलिमेंट कंट्रोल करना सीखना होगा। वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी एनर्जी के फ्लो को महसूस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हाथ आगे करते हुए एक पेड़ पर हमला करता है और उसके हाथ से वो एनर्जी निकलकर पेड़ से टकरा भी जाती है। इससे पेड़ को बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ था, पर जो अटैक ताकेरू ने किया था उसकी वजह से वैसे ही कर्स मास्क वहाँ बन गया था, जैसे ताकेरू की चेस्ट पर है। वैसे तभी हम नोटिस करते हैं कि यहाँ हिमेगामी भी इतनी देर से ताकेरू को प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। लेकिन उसी दौरान हिमेगामी ये चीज नोटिस करती है कि वहाँ पर वेलेस ग्रुप की मेंबर भी है, जिसका नाम मिनेर्वा है। और कमाल की बात ये थी कि मिनेर्वा हिमेगामी के उस इनविजिबल फेमिलियर को देख सकती है। ये चीज जानने के बाद वो इनविजिबल फेमिलियर या मिनेर्वा पर हमला करता है, लेकिन मिनेर्वा उन अटैक्स से बहुत ही आसानी से बच जाती है। जिसके बाद अब हिमेगामी मैदान में उतरने का सोच
सोच रही थी, लेकिन मिनेर्वा कहती है कि नहीं, वो उससे लड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो फ्यूचर में हिमेगामी और ताकेरू को दोनों को ही कामागिरी ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे अब कुछ दिन बाद वो जो एग्जाम होने वाली थी वो भी कंप्लीट हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि ताकेरू ने किसी तरह से इस एग्जाम को पास कर लिया था, जिस वजह से वो सिक्योरिटी क्लब से किक होने से बाल बाल बच जाता है। इसी चीज के लिए सभी उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे थे, पर तभी सीरिया भी वहाँ उसे कांग्रेचुलेशन करने आ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए उसे इनाम के तौर पर यहाँ उसके साथ एक बार फिर से डेट पर जाने का मौका देती है। पर ताकेरू उसके साथ डेट पर गया ये नहीं गया, इस चीज के बारे में मुझे नहीं जानना है क्योंकि पहले ही पिछली डेट से मेरा दिमाग खराब है। वैसे अब यहाँ से सीन सीधा कुछ दिनों बाद पर आता है। हम देखते हैं कि यहाँ जैन ताकेरू को उसका मकेन और उसकी पावर दे दी थी, मगर वो लोग ताकेरू को बताते हैं कि उसका मकेन तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक उसके सामने वाले ओपोनेंट का मकेन एक्टिवेट ना हो। अब एक दिन सुबह हम देखते हैं कि कामिगारी ग्रुप की दो ट्विन लड़कियां प्लान बना रही थी कि वो किस तरह से ताकेरू की पूरी पावर को सामने लाएंगी, लेकिन तभी यहाँ उनकी बड़ी बहन जिनका नाम किकियो है वो आ जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो ताकेरू की असली पावर का पता लगा कर रहेगी। अब उसी दिन जब हारुको स्कूल की तरफ जा रही थी तभी रास्ते में वो सोचने लगती है कि ताकेरू हमेशा सिर्फ लोगों की मदद करता है। यहाँ हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जब ताकेरू ने बचपन में एक दूसरे बच्चे की जान बचाई थी, खुद की जान को खतरे में डालकर। हालांकि तभी हारुको की आंख खुलती है और वो जहाँ थी वो वहाँ नहीं थी। अचानक से सीन चेंज होकर यहाँ ताकेरू और हिमेगामी पर आता है। हिमेगामी को शक हो रहा था कि हारुको अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, इसका मतलब वो किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जाकर हारुको को ढूंढेंगे। वैसे अब हारुको ही ढूंढते हुए ताकेरू की मुलाकात उसकी स्कूल की एक लड़की से होती है, जो कि ताकेरू से कहती है कि अगर ताकेरू हारुको को ढूंढना चाहता है तो उसे ओमोनोहारा पर जाना होगा, जो कि सारी एलिमेंट एनर्जी का सोर्स है। इतना कहते हुए वो लड़की यहाँ बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी पर कंट्रोल किया गया था सिर्फ ताकेरू को इतनी बात बताने के लिए, इसलिए ताकेरू तुरंत ही ओमोनोहारा माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम वहाँ मिनोरी और जैन को देखते हैं, वो बैठे हुए बात कर रहे थे। वैसे हमें पता चलता है कि ताकेरू के फादर बहुत बार तेनबी एकेडमी को प्रोटेक्ट कर चुके हैं और मिनोरी को लगता है कि उन्होंने किसी खास रीजन के चलते ही ताकेरू को यहाँ भेजा है इस एकेडमी में पढ़ने के लिए। हालांकि अब तभी सीन चेंज होकर वह ओमोनोहारा माउंटेन पर आता है जहाँ ताकेरू पहुंच चुका था। अभी किकियो उसके सामने थी। वो ताकेरू को बताते हैं कि हारुको इस वक्त ओटोहिमे में है, जो कि कामागिरी ग्रुप के लीडर की बेटी है, उसकी कैद में है और अगर वो उसे बचाना चाहता है तो उसके लिए उसे किकोयो को हराना होगा। इतना कहते हुए किकोयो ने हमला करना शुरू कर दिया था। किकोयो की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से ताकेरू उसके हमले को डोज नहीं कर पा रहा था, जिस कारण के चलते हुए वो सीधा दीवार से जाकर टकराता है। उसे अपनी मदर की याद आती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार ताकेरू से कहा था कि उसे असली पावर दूसरों को प्रोटेक्ट करने से मिलेगी। इसी चीज को याद करते हुए ताकेरू की बॉडी से अचानक वही एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो पहले ही कई बार कंट्रोल खो चुका है। यहाँ अभी ओमोनोहारा माउंटेन ग्लो करने लगता है क्योंकि वो सारी एनर्जी ताकेरू को दे रहा था, जिसके बाद किकोयो समझ जाते हैं कि ताकेरू वो लेजेंडरी 8 हेडेड ड्रैगन है और ताकेरू के अंदर वही इविल एनर्जी है। जिसके बाद ताकेरू हवा में आता है और अपने सेंसेस खो देता है, जिस वजह से अब उसे पता नहीं था कि उसे किस पर हमला करना है। इस कारण से वो यहाँ सीधा आकर तेनबी एकेडमी पर हमला करने लगा था। वो इस वक्त सिक्योरिटी क्लब के मेंबर्स पर हमला कर रहा था और उनके लिए इन हमलों को रोक पाना बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ दूसरी तरफ वेनस ग्रुप ओटोहिमे के पास पहुँचते हैं जहाँ वो हारुको को बचाते हैं, जिससे हारुको जाकर तारुको को रोक सके इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वैसे वहाँ तेनबी एकेडमी में ताकेरू इस वक्त सभी तरह की एलिमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे ताकेरू की जान भी नहीं बचेगी क्योंकि ताकेरू की बॉडी अब इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इतनी एनर्जी को संभाल पाए। लेकिन तभी एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ हारुको पहुंच जाती है। सभी उसे देखकर खुश थे, लेकिन ताकेरू उसे देखते हुए उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो अभी खुद के कंट्रोल में है ही नहीं। पर यहाँ हारुको अपने मकेन वेपन की मदद से उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधा अपने वेपन को लेकर ताकेरू की तरफ बढ़ती है जहाँ वो उसके हार्ट के पास अपने वेपन को मारती है। इससे जिस जगह पर वो सारी एलिमेंट एनर्जी ताकेरू की बॉडी में स्टोर हो रही थी वो रिलीज हो जाती है और यहाँ बिना ताकेरू को परमानेंटली डैमेज किए हुए हारुको उसे बचा लेती है। इस चीज से अभी हारुको बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आता है तो वो ताकेरू को पूरी तरह से ठीक देखकर रोने लग जाती है। हालांकि उसी दौरान वहाँ पर किकोयो की एंट्री होती है जो कि ताकेरू को अपने साथ कामागिरी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए ले जाने आई थी, लेकिन ताकेरू इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। पर किकोयो प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में आकर उसे किसी तरह से अपने कामागिरी ग्रुप में ज्वाइन करवा कर रहेगी। साथ ही उसके बाद तेनबी एकेडमी पर भी उसका ही कंट्रोल होगा। जिसके बाद वो देखती है कि वो अभी यहाँ पर नंबर्स में कम है, इसलिए हार मानते हुए वो यहाँ से चली जाती है। वो ताकेरू से कहती है कि मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगी। जिस चीज के बाद यहाँ ताकेरू की लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी, जहाँ उसके पास अब बहुत सारी वाइफ्स हैं। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो चुका था। हालांकि तुम लोग चैनल पर जाकर बाकी सीरीज चेक कर सकते हो
और एक बात और, हम कभी झूठे थंबनेल नहीं लगाते।